आज की वीडियो में हम ब्रेकआउट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुझे ट्रेडर से काफ़ी फीडबैक मिलती है जहां वे कहते हैं कि सर जब भी मैं ब्रेकआउट में ट्रेड करता हूं तो मुझे बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स मिलते हैं। क्या मैं इससे बचने का कोई रास्ता है? मार्केट में ट्रेड करते समय ब्रेकआउट मेरी फेवरेट एंट्री है, मैं आपको बताना चाहता हूं और ये दो कारणों से है। नंबर एक, जब आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे होते हैं तो यह जानना बहुत आसान है कि आप कब गलत हैं। उदाहरण के लिए यदि प्राइस को रेंज से बाहर निकल जाती है और फिर रेंज में वापस आ जाती है तो आप जानते हैं कि यह गलत ब्रेकआउट है और आप ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। और दूसरा कारण यह है कि आप जानते हैं कि जब आप ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे होते हैं तो आप अपने ट्रेड के मोमेंटम को ट्रेड कर रहे होते हैं और कौन जानता है आप कोई बड़ा ट्रेंड भी पकड़ सकते हैं। तो यही दो कारण है जिसकी वजह से मुझे ब्रेकआउट ट्रेडिंग काफ़ी पसंद है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ प्रैक्टिकल ट्रेडिंग टिप्स शेयर करना चाहता हूं कि ट्रेडिंग ब्रेकआउट के लिए सबसे खराब समय कब है और ट्रेडिंग ब्रेकआउट के लिए सबसे अच्छा समय कब है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स के बारे में बात करते हैं कि ब्रेकआउट क्या है। मेरे लिए ब्रेकआउट दो तरह के हो सकते हैं, ब्रेकआउट ऑफ स्विंग्स हाई और स्विंग लो और ब्रेकआउट ऑफ सपोर्ट ऑफ रेजिस्टेंस। स्विंग लो एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मिनी वर्जन होता है। वे उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब बाजार में हाई या लो की पहचान करते हैं तो चार्ट में बिल्कुल स्पष्ट होता है। ट्रेडिंग ब्रेकआउट में आप या तो स्विंग हाई या स्विंग लो के ब्रेक पर ट्रेड कर रहे होते हैं या फिर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेक पर ट्रेड करना होता है। ब्रेकआउट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट में रेजिस्टेंस एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा एरिया है जहां पे पोटेंशियल सेलर आते हैं। इस उदाहरण में एक रेजिस्टेंस का आप क्षेत्र देख सकते हैं। रेजिस्टेंस के क्षेत्र में प्राइस को 2-3 दिन तक टेस्ट किया गया और फिर प्राइस ब्रेकआउट हुआ और इसके ऊपर बंद हुआ। यह रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है और स्विंग हाई के ब्रेकआउट से यह थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि रेजिस्टेंस कहीं अधिक रेस्पेक्टेबल होता है। लेट्स मूव ऑन। व्हाट टू अवॉइड। आइए इसके बारे में बात करें कि आपको ट्रेडिंग ब्रेकआउट से कब बचना चाहिए। आपको मेजर ट्रेंड के विपरीत ट्रेडिंग ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। जब बाजार किसी प्रॉपर स्ट्रक्चर से दूर हो तो आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि ट्रेंडलेस मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। पहला पॉइंट, आपने तो कहावत सुनी होगी, अ ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। लेट्स थिंक अबाउट इट। आप देखते हैं कि यहाँ एक डाउन ट्रेंड है और आपको सीरीज ऑफ लोअर लोज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसलिए जब आप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रेफरेबली शॉर्ट करना चाह रहे हैं और यदि आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो आप देखते हैं कि डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेंड ज़्यादा सस्टेन्ड है, भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लंबे समय तक चलते रहते हैं। जबकि इसकी तुलना में कोई ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करना चाहता है, लॉन्ग करना चाहता है, तो उन बुल ट्रेडर्स को आप देखिए जो कि इस बाजार में लॉन्ग करना चाह रहे हैं। अप मूव्स को देखिए जो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड हो रहा है, तो ये अप मूव्स हैं, बहुत तेज हैं लेकिन बहुत लिमिटेड भी हैं। आप देख सकते हैं कि बुल्स की ताकत बेयर्स की ताकत की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है। यदि आप ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इस कदम में वास्तव में बहुत अधिक स्टीम नहीं है। आपका गेन काफ़ी हद तक लिमिटेड है क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। इसी तरह यदि आप ब्रेकआउट पर ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली डिस्करेज करूंगा कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड ना करें, क्योंकि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ राइज पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मजबूत है। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पॉसिबिलिटी है कि यह ब्रेकआउट वास्तव में बहुत दूर तक नहीं जाएगा क्योंकि आखिरकार आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने से सावधान रहें, चाहे आप ब्रेकआउट पर ट्रेड कर रहे हो या पुल बैक आप ट्रेड कर रहे हो। यह आमतौर पर ट्रेड करने के लिए आइडियल सिचुएशन नहीं है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कब ट्रेड हमें नहीं करना है, जैसे कि फार फ्रॉम स्ट्रक्चर। देखिए इस चार्ट को देखिए, यह चार्ट निफ्टी फ्यूचर का डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, लेकिन ध्यान रखें आप जो भी मार्केट देख रहे हैं, जो भी टाइम फ्रेम देख रहे हैं, रूल इज द सेम। चाहे वो 4 आवर्स का चार्ट हो, डेली हो, 5 मिनट्स का हो या वीकली हो, फॉरेक्स मार्केट हो, इक्विटी मार्केट हो, कमोडिटी हो, स्टॉक्स हो, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी हो। इस समय आप देखते हैं कि प्राइस इस पॉइंट पर ट्रेड कर रही है जो कि बहुत हाई है और ट्रेडर्स इस चार्ट को देखते हैं और मुझे कहते हैं अरे वाह देखो सर यहाँ कितनी तेजी है। आप यहाँ लॉन्ग हो जाते हैं, पर पता है यहाँ समस्या क्या है, इसके बारे में सोचिए। जस्ट थिंक अबाउट इट। बात यह है कि आप अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाने जा रहे हो, या मुझे यहाँ कहना चाहिए कि आपके लिए अपने स्टॉप लॉस लगाने का लॉजिकल प्लेस कहाँ है, क्योंकि वहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो निकटतम स्ट्रक्चर आती है वो काफ़ी लो है, मेरे ख्याल से 600 पॉइंट नीचे है और शायद या फिर 800 पॉइंट नीचे है। आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है। जब आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होता है तो क्या होता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड
काफ़ी बेकार होता है। इसलिए मैं आपको ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए डिस्करेज करूंगा ऐसे कंडीशन में जबकि कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं हो। सो आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यहाँ पे 3 बातें ध्यान रखनी है। यू वांट टू ट्रेड विद द ट्रेंड, यू वांट टू ट्रेड नियर स्ट्रक्चर, एंड थर्ड वन, यू वांट टू ट्रेड ब्रेकआउट्स विद बिल्डअप। लेट मी एक्सप्लेन। आप ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं? ट्रेंड के साथ ट्रेड करने से आप अब तक परिचित हो गए होंगे, क्योंकि पहले मैंने यहाँ पर आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने से डिस्करेज किया था और ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना ही सही है। यह निफ्टी 50 की 5 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पर आप एक अप ट्रेंड में हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस हर बार थोड़ा ऊपर जाने पे कंसोलिडेट कर रहा है और फिर और हाई पे जा रहा है। समटाइम्स फ्लैग पैटर्न, कभी थोड़ा डिप भी होता है, पर ओवरऑल ऊपर ही जा रहा है प्राइस। बेस्ट है कि आप ट्रेंड के डायरेक्शन में जब ब्रेकआउट हो तो ट्रेड करें, आपको सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। दूसरा जो मैंने कंडीशन बताया था, ट्रेड नियर द स्ट्रक्चर। इसके पहले आपने देखा था ना कि जब प्राइस स्ट्रक्चर से काफ़ी दूर होती है तो ट्रेडिंग का वास्तव में कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आपका यहाँ स्टॉप लॉस इतना बड़ा होता है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेकार होता है। यदि आप ब्रेकआउट का ट्रेड कर रहे हैं जब ये स्ट्रक्चर के निकट होगा तो क्या होगा? देखिए, रेजिस्टेंस का एरिया है और प्राइस ब्लू लाइन के पास से लौट गई है। यदि आप रेंज में शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस लगाने का लॉजिकल प्लेस कहाँ है? यही ब्लू लाइन प्राइस ना। वैसे स्टॉप लॉस की प्राइस की जगह एक रेंज में रखें, जैसा कि 17,453 से 17,500 के बीच में। बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ ही आपको बेहतर रिस्क रिवॉर्ड भी देता है। और आपका स्टॉप लॉस इतना नैरो क्यों है? इसलिए है क्योंकि आप बाजार के स्ट्रक्चर के काफ़ी करीब हैं। पिछले एग्जांपल की तुलना में जहां स्ट्रक्चर काफ़ी दूर था और उस सिचुएशन में ट्रेड करना वास्तव में लिए कोई मायने नहीं रखता जहां पे आपको 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो। तीसरा जो ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर है ब्रेकआउट का, बिल्डअप के साथ ट्रेड। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें ट्रेडर से काफ़ी मिलता है, सर बिल्डअप क्या है? बिल्डअप एक्चुअली कंजेशन है, ए कंसोलिडेशन, एक टाइट रेंज है। यू कैन थिंक ऑफ बिल्डअप अलोंग अ प्रीवियस ब्रेकआउट। बहुत से ट्रेडर्स इस चार्ट को देखेंगे और कहेंगे, ओह सर प्राइस रेजिस्टेंस के अलोंग कंसोलिडेट हो रहा है, आई विल गो शॉर्ट। फिर वो एक रेंज के बीच में कहीं ट्रेड करते हैं और हाई से ऊपर का अपने स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। वे वैसा ही करेंगे क्योंकि इट मेक्स सेंस टू गो शॉर्ट अलोंग रेजिस्टेंस। लेकिन इस बारे में ज़रा सोचिए, थिंक डीप। यदि प्राइस रेजिस्टेंस के अलोंग कंसोलिडेट हो रहा है तो आपको क्या बताता है? आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस एक ऐसे एरिया है जहां पोटेंशियल सेलर हैं। यू नो दैट रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया है जहां पे पोटेंशियल सेलर्स आते हैं और प्राइस कम होने लगती है, या फिर ये कहें कि सेलर्स प्राइस को गिरा देते हैं। लेकिन इस एग्जांपल में रेजिस्टेंस के एरिया में प्राइस कंसोलिडेट ही हो रही है, यानी कि मजबूत हो रही है। तो सेलर्स कहाँ हैं? वो प्राइस को क्यों नहीं कम कर पा रहे हैं? व्हाई इज इट सो? थिंक अबाउट दिस माय फ्रेंड। सेलर्स के द्वारा प्राइस नहीं कम करने के कारण दो हो सकते हैं। पहला, वहाँ पे अब उतने सेलर्स नहीं हैं या वहाँ उतने ही स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा सिनेरियो है, चाहे वो 0.1 हो यानी कि कोई सेलर्स नहीं है, या 0.2 हो जहाँ पे इक्वली स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं। दिस सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर दोज ट्रेडर्स हु वांट टू गो शॉर्ट हियर एंड द टॉप ऑफ इट हाई क्यू पे ऐसे लगा के शॉर्ट करना विल एनकरेज स्मार्ट मनी टू ट्रिगर स्टॉप लॉस एंड स्लोली इट विल गो अप। सो मेरा यहाँ पे कहना ये है कि जब रेजिस्टेंस के लॉन्ग कंसोलिडेशन देखते हैं तो यहाँ पे बेसिकली एक बिल्डअप क्रिएट हो रहा है रेजिस्टेंस के अराउंड, और यहाँ पे एक स्ट्रेंथ को बताता है। आई रिपीट, दिस इज द शो ऑफ स्ट्रेंथ एंड यू शुड नेवर गो शॉर्ट हियर। इस सिचुएशन में आई विल वेट फॉर सिनेरियो जब प्राइस हायर लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, एंड इफ इट इज सपोर्टेड वॉल्यूम आई विल डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग। और मैं ऐसा लोगा 2 टाइम्स ATR इंडिकेटर्स आपको करीब करीब सारे ब्रोकर्स के पास मिल जाएंगे। यहाँ मेरा कहना ये है कि आप अपने चार्ट को देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आने वाली कीमत को देखिए, अपने आप से पूछें कि यदि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया में कंसोलिडेशन होता है तो क्या होता है? क्या इसे ब्रेकआउट के सफल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है? यह रिसर्च आप स्वयं करें और जो रिजल्ट आप देखेंगे आप उसे देखकर यू विल रियली बी सरप्राइज्ड। और यहाँ ध्यान देने बात यह है कि बिल्डअप के अराउंड कंसोलिडेशन आपको ब्रेकआउट सेटअप को काफ़ी बेहतर बनाता है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे, and I'm sure and I hope that you like this video. If you like this video, then please like and subscribe to my channel. Thank you very much. Thanks a lot.